हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देशराज सिंह राजपूत। दोस्तों आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज आप लोग देखने वाले हैं बाल विकास यानी कि बाल मनोविज्ञान के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपके लिए यूपी टेट, सुपर टेट और जो एडेड स्कूलों में वैकेंसी निकली हुई हैं, इनमें आपको पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो आशा करूँगा कि आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहेंगे और वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। जिस क्वेश्चन का आपको आंसर मालूम है उसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट भी करते जाना। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन बिना समय बर्बाद किए हुए, तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि बाहा आवास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। तो बाहा आवास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कैसा कहा जाता है, उसको क्या कहेंगे अपन लोग। पहला ऑप्शन देखते हैं गहन दृष्टिकोण, दूसरा है सतही दृष्टिकोण, तीसरा है मानकीय दृष्टिकोण और चौथा है प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सतही दृष्टिकोण। ठीक है, तो बाह्य आवास के आधार पर जो व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है वो सतही दृष्टिकोण उसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, तो व्यक्तिगत भेद कैसे पाए जाते हैं? बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में या फिर उपर्युक्त सभी में। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगर आपको आंसर मालूम है तो आप लोग कमेंट करिएगा जल्दी से, दूसरे का क्या आंसर हो जाएगा। तो साथियों, जो व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं वो बुद्धि स्तर में भी पाए जाते हैं, अभिवृद्धि में भी पाए जाते हैं, गतिवाही योग्यता में भी पाए जाते हैं। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, चौथा वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? तो चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक होता है? पूर्वानुभव, भाषा, तर्क या फिर समस्या। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक होता है? कमेंट करते रहिएगा साथियों। आपको जिसका भी क्वेश्चन का आंसर आपको अगर आता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो चिंतन प्रारंभ होने के लिए जो आवश्यक होता है साथियों, वो होता है आपको समस्या। अगर आपको किसी भी कार्य करते समय आपको कोई समस्या उत्पन्न होगी, तभी आप लोग उसको सोचेंगे, ठीक है, या समझेंगे। जो सोच होती है उसी को अपन क्या कहेंगे? चिंतन। ठीक है, तो चिंतन प्रारंभ होगा जैसे आपने कोई भी कार्य किया, वो आपसे कार्य नहीं बन सका, ठीक है, तब आपको समस्या उत्पन्न होगी। समस्या उत्पन्न होगी तो आप लोग उसका चिंतन करेंगे कि हमने कहाँ गलती की, और अगर गलती की तो क्यों की, और अगर इसको करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसलिए चिंतन प्रारंभ होने के लिए समस्या होना आवश्यक होता है। ठीक है, तो आपका चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया। तो बुद्धि लब्धि का जो संप्रत्यय विकसित किया था वो किसने किया था? विनय ने, रीड ने, टर्मन ने या फिर केटल ने। तो इसका तो आंसर आपको पता ही होगा, आप लोग आंसर भी बता सकते हैं इसका। तो जो बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय दिया था या विकसित किया था वो टर्मन ने दिया हुआ था। ठीक है, तो तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? तो संबंधन, जिज्ञासा, उपलब्धि या फिर आक्रामकता। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में जो अपेक्षाकृत जो प्रेरक अधिक प्रबल होता है वो होता है उपलब्धि। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? क्या पूछा है? पिछड़ेपन का कारण नहीं है। सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन या फिर स्वस्थ वातावरण। तो यहाँ पर पूछा है, आपको ध्यान रखना है, पिछड़ेपन का कारण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पिछड़ेपन का कारण है पहले वो देखते हैं। सामान्य बुद्धि का अभाव, ये तो पिछड़ेपन का कारण है। शारीरिक दोष, ये भी पिछड़ेपन का कारण हो जाएगा। विशिष्ट पिछड़ापन, ये भी आपका हो जाएगा। लेकिन जो स्वस्थ वातावरण है ये पिछड़ेपन का कारण नहीं होगा। ये तो एक सामान्य सी चीज़ है कि अपन को स्वस्थ रहना चाहिए और स्वस्थ वातावरण में भी रहना चाहिए और स्वस्थ वातावरण मिलना ही चाहिए। तो इसका ये कारण नहीं होगा पिछड़ेपन का, स्वस्थ वातावरण। ठीक है, तो आपका चौथा वाला जो ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो क्या पूछा जा रहा है? व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण जो प्रस्तुत किया था वो किसने किया था? मन ने, शेल्डन ने, हिप्पोक्रेट्स ने या फिर केटल ने। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने किया था?
अगर आपको आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करिएगा इसका। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो व्यक्तित्व का जो पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था वो हिप्पोक्रेट्स ने किया हुआ था। ठीक है, तीसरा वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। साथियों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, प्रैक्टिस सेट पेपर अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लें। उससे क्या होगा साथियों, उससे आपको जैसे ही वीडियो डलेगी आपके अपने यूट्यूब चैनल DS राजपूत एडुकेशन में, तो उसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएगा और आप लोग उसको देख पाएंगे और लाभ ले सकेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपसे बोलता हूँ आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को भी लाइक कर दें। साथियों आपका इसमें कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, ना ही भविष्य में कभी आपसे कोई भी चार्ज लिया जाएगा। केवल आपको सहयोग करना है, देखते रहना है और आपको पढ़ते रहना है। ठीक है, आपका जो लक्ष्य है यूपी टेट और सुपर टेट पार करने का, उस लक्ष्य को आपको भेदना है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस सेट पेपर लाता हूं और आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। आपको 100% लाभ होगा इससे, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को भी मिलेंगे। तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ज़रूर लाइक करिएगा वीडियो को। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तब भी आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसका? सामान्य और विशिष्ट कारक सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने, स्पीयरमैन ने, गिलफूड ने या फिर थर्स्टन ने? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? साथियों जो सामान्य और विशिष्ट कारक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो स्पीयरमैन ने किया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तनाव को कम करने के लिए अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। तनाव को कम करने के लिए अप्रत्यक्ष ढंग कौन से कहलाते हैं? समस्या समाधान विधि, रक्षात्मक यांत्रिकता विधि या फिर व्यक्तिगत विधि? चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइए, आप लोग भी इसका कमेंट करिएगा। तो तनाव को कम करने के लिए जो अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं वो रक्षात्मक यांत्रिकता कहलाता है। ठीक है, तो दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि खाली स्थान मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। क्या होता है? तनाव, पिछड़ापन, डिसलेक्सिया या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा डिसलेक्सिया मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा वो डिसलेक्सिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि खाली स्थान है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। 70 से कम, 70 से ऊपर, 80 या 100 के बीच या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इन्हें पूछा क्या है साथियों? मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में। तो 70 से कम जिनकी आयु बुद्धि लब्धि होती है उनको साधारणतः मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखा जाता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो 70 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, खाली स्थान बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। पिछड़े हुए, प्रतिभाशाली, मानसिक रूप से पिछड़े या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्रतिभाशाली बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। किसमें होती है? प्रतिभाशाली बालकों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? क्या पूछा है? मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। तो क्या नहीं है? मानक, निर्माणात्मक, योगात्मक या फिर CCE? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जो मूल्यांकन का प्रकार नहीं है वो बताना है आपको। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों जो मानक होता है वो मूल्यांकन का प्रकार नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिल रहा। तीसरा ऑप्शन, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश। और चौथा ऑप्शन है विद्यालय में पक्षतापूर्ण वातावरण का सामना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है, तो सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, ये सामाजिक रूप से सीखने की जो अवस्था है वंचित, वो समस्या नहीं है आपकी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी हैं
तो शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी क्या हैं, आश्रित चर हैं, स्वतंत्र चर हैं, मध्यस्थ चर हैं, यहाँ पर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो साथियों जो शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी हैं वो कौन से चर हैं, आप लोग इसका आंसर बताइएगा, कमेंट करिएगा। तो साथियों शिक्षण जो प्रक्रिया में विद्यार्थी होते हैं वो आश्रित चर होते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर वाला। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे है, तो प्रति सप्ताह कितने घंटे कार्य करना होता है आरटीई एक्ट के अनुसार, ठीक है। 40 घंटे, 42 घंटे, 45 घंटे या फिर 48 घंटे। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आपको इसका मानक पता होना चाहिए। तो साथियों आरटीई एक्ट जो 2009 के अनुसार शिक्षक को प्रति सप्ताह कार्य करना चाहिए वो कितना, 45 घंटे कार्य करना चाहिए, ठीक है। तो तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ना। यहाँ पर नेक्स्ट दिया हुआ है एनसीएफ 2005 बल देता है करके सीखने पर, रटने पर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप लोग ही बताइएगा। तो साथियों एनसीएफ 2005 है वो बल देता है करके सीखने पर, ठीक है। स्वयं के द्वारा करके सीखने पर ये आपको बल देता है, ठीक है, ना कि किसी पर आश्रित होने पर, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है, तो कौन सा नहीं है, शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव या अधिगम अनुभव। तो साथियों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग जो नहीं है वो आपको बताना है। तो कमेंट कर दिया होगा आपने। तो मूल्यांकन के जो त्रिकोण का भाग नहीं है वो शिक्षण अनुभव आपका नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, शिक्षण अनुभव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो उपभोक्ता की अनुसंधानकर्ता, दूसरा ऑप्शन है समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, या तीसरा ऑप्शन है समस्याओं का हल अभ्यास में लिया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है, और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो महत्व के बारे में आपको सही कथन सही नहीं है। तो साथियों आपके सही सभी नहीं है, तो इसलिए जो ऑप्शन आपके हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चौथा वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये किसने कहा था, ठीक है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था, वुडवर्थ ने, रॉस ने, एनास्टेसी ने, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो साथियों जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रॉस महोदय ने कहा हुआ था, ठीक है, कि जो बाहरी वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ठीक है। तो ये कथन किसका है, रॉस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है कौन सी आयु में होता है, 7 वर्ष में, 11 वर्ष में, 9 वर्ष में, या फिर 6 वर्ष में। तो तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का जो विकास होता है साथियों वो आपका हो जाएगा 11 वर्ष की आयु में एक बच्चे में तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण करने की शक्ति का विकास हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, या फिर उपर्युक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आपको इसका राइट आंसर बताना है। शारीरिक विकास का जो क्षेत्र है वो स्नायुमंडल भी है, मांसपेशियों में वृद्धि भी हो जाएगा आपका, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी वाला ऑप्शन आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो कौन सी उम्र में बढ़ जाती है, शैशव काल में, उत्तर बाल्यकाल में, किशोरावस्था में, या फिर प्रौढ़ावस्था में। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो साथियों जो उत्तर बाल्यावस्था होती है उसमें बच्चे को नई नई चीज़ें खोज करने की, घूमने की, और जो प्रवृत्ति है वो एक अलग प्रवृत्ति उसकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम अंतरण का थार्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है, तो अधिगम अंतरण का जो थार्नडाइक का सिद्धांत है वो क्या कहा जाता है, समानता सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो अनुरूप तथ्यों का सिद्धांत आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है, समानता का, भिन्नता का, प्रत्यागमन का या फिर अभिप्रेरणा का। तो क्या पूछा है, वंशानुक्रम का नियम नहीं है। तो क्या नहीं है, तो साथियों इसका जो आपको बता दें कि जो वंशानुक्रम का पहले तो आप लोग नियम होगा वो समझ लें। देखो उसमें समानता भी होगी, ठीक है, उसमें भिन्नता भी पाई जाएगी और प्रत्यागमन भी उसमें पाया जाएगा, ठीक है, वंशानुक्रम के नियम में, ठीक है। लेकिन जो अभिप्रेरणा है वो उसके अंदर नहीं होगी, ठीक है। तो वंशानुक्रम का जो नहीं होगा वो अभिप्रेरणा नहीं होगी, ठीक है। तो चौथा वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाली स्थान की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं, 3 से 4 वर्ष में, 6 अथवा 7 वर्ष में, 8 अथवा 9 वर्ष में या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी उम्र है जिसमें बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां जो हैं वो पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोग कमेंट करिएगा। तो साथियों इसका जो ऑप्शन सही होगा वो पहला वाला ऑप्शन होगा, 3 से लेके 4 वर्ष की अवस्था में बालक की जो दृष्टि है और श्रवण इंद्रियां हैं वो पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों अगर आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर लाइक कर दें, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, और चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथियों ऐसे ही वीडियो इसमें डलते रहते हैं, आपको जो भी आप लोगों देखना चाहते हैं वो भी आप लोग कमेंट करिएगा, वो भी आपको सामग्री प्रोवाइड कराई जाएगी। इसलिए आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले मिल सके और आप लोग उसका लाभ ले सकें। और देखना भी आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आपको यूपी टेट में 120 प्लस नंबर पार करना ही है, ठीक है। और इसके बाद आपको सुपर टेट भी क्रॉस करना है। तो आप लोगों को सुपर टेट के हिसाब से तैयारी चल रही है अभी, ठीक है, तो आप लोग ज़रूर उसको देखते रहिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है, क्या सीखा जाता है, पारस्परिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, वातावरण, मनोदैहिक। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो संकेत अधिगम के जो अंतर्गत सीखा जाता है साथियों वो आपको सीखा जाता है पारस्परिक अनुकूलन, ठीक है, पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है। क्या पूछा है, उदाहरण जो है वो अर्जित प्रेरक का है, भूख है, पुरस्कार है, रुचि है या फिर विश्राम है। तो क्या हो जाएगा अर्जित प्रेरक। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा रुचि, ठीक है, तीसरा वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभिप्रेरणा वर्णित होती है, अभिप्रेरणा किस में वर्णित होती है, ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भावात्मक जागृति द्वारा या फिर ए और बी दोनों सही हैं या फिर उपर्युक्त में से आपका कोई नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्या होगा आपका राइट आंसर। तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा कि जो अभिप्रेरणा वर्णित होती है वो होती है भावात्मक जागृति के द्वारा, ठीक है। अभिप्रेरणा कैसे वर्णित होती है, वो होती है भावात्मक जागृति द्वारा, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिंतन मानसिक क्रिया का खाली स्थान पहलू है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो साथियों जो चिंतन मानसिक क्रिया का जो पहलू होता है आपका वो ज्ञानात्मक पहलू होता है, ठीक है, क्या होता है, ज्ञानात्मक, ठीक है, ज्ञानात्मक पहलू होता है चिंतन मानसिक क्रिया का। तो साथियों कैसा लगा आपको ये प्रैक्टिस सेट पेपर, कितने आपके नंबर सही हैं, ठीक है, कितने आपने अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये सभी चीज़ें आपको कमेंट करके बताना है। जिन्होंने किया है पेपर को सॉल्व साथ साथ उनके तो आपको नंबर आपने बता ही दिए होंगे, और जिन्होंने नहीं किया है आपके कितने नंबर सही आ रहे हैं वो भी आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करिएगा। और आप लोग कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप लोग कमेंट करिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में आपको त्रुटि लगी हो तब भी आप लोग हमें बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन अगली नेक्स्ट वीडियो जब भी डलेगी उसमें आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं साथियों, मिलेंगे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।